जी ऑनलाइन वाले हजरात, इंशाल्लाह कल भी लेक्चर अपलोड होगा, 29 तक होता रहेगा इंशाल्लाह। आपको बता दिया था 15 दिन पहले ही काम है। और सिलेबस भी माशाल्लाह जो है वो आई के अपने खूब शौक से बनाया हुआ है। अच्छा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 7 निकाल लें, पेज 1070। आज फिर हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स। Following information pertains to International Associates Limited. Intangible assets as at 30 जून 2015 were as follows. ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस। अभी तक आपको क्या पता चला ये तीनों बातें पढ़ के? नहीं, कुछ और भी तो पता चला ना। नहीं, एक बहुत बड़ी बात पता चली ना, क्योंकि आगे फिर इसकी बेस पे डिसीजन होने। ये पता चला कि सॉफ्टवेयर और लाइसेंस हमारे पास एक है और ब्रांड एक से ज्यादा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके वो बेच रहा है सॉफ्टवेयर को, तो फिर लोग पूछते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि बेचने तो है ही एक पड़ा हुआ। तो सॉफ्टवेयर और लाइसेंस सिंगुलर है और ब्रांड्स प्लूरल है। तो दूसरी बात सही आपने बोली थी, वो जो ब्रांड किताबों में इसलिए नजर आ रहा है कि ब्रांड परचेज्ड होगा। अगर ब्रांड इंटरनली जनरेट होता तो किताबों में नजर ना आ रहा होता। कॉस्ट आ रही है, कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट आ रही है। कम्युलेटेड इम्पेयरमेंट कहीं आई तो ठीक है, इसमें इम्पेयरमेंट वगैरह उसकी है कोई नहीं, अगर वो सवाल ने नीचे भी जाके कोई ऐसा डेटा नहीं दिया। अच्छा, जो चीज़ें जिनकी लाइफ इनडेफिनेट होती है उनको अमोर्टाइज नहीं किया जाता। तो लाइसेंस की लाइफ इनडेफिनेट है, इसलिए इसको अमोर्टाइज नहीं किया इन्होंने आज तक। और इम्पेयर हुआ नहीं होगा। इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने का मतलब ये नहीं होता कि इम्पेयर हो जाए, इम्पेयर हुआ नहीं होगा। इम्पेयरमेंट टेस्ट से तो हर साल गुजरता होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हाँ पूरा लिखेंगे, एआई नहीं, इंटर नेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। आगे क्या लिखेंगे? नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मे भी 2-3 दिन बाद वो जो हम के F6 की बातें खास हैं कंसोलिडेशन के साथ IAS 38 वो करना शुरू कर दें हम, फिर खाली FR1 वाला नॉलेज नहीं चलेगा। फॉर ईयर एंडेड, इसमें एब्रीवेशन नहीं लिखने पेपर में। फॉर ईयर एंडेड जून, नहीं 30 जून नहीं, पहले जून लिखा करेंगे, फिर 30 लिखा करेंगे, फिर कॉमा डाला करेंगे, फिर 2016। और नोट का नाम इंटेंजिबल्स, नोट नंबर 9। नोट का नाम जो मर्जी दे दें, नोट का नाम इंटेंजिबल्स। जी नहीं, जो मर्जी दे दें नहीं, नंबर जो मर्जी दे दें, नाम तो इंटेंजिबल्स होगा। ओके जी, एक ना नया भी है कोई इंटेंजिबल नीचे, वो देख लेंगे। ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर आपने पूरा लिखना है, आपने एब्रीवेशन नहीं लिखनी। लाइसेंस, देखिए आप घर वालों को बताएंगे, घर वाले कितने खुश होंगे कि संडे को भी जाना पड़ा है, और हम घर वालों को बताएंगे, घर वाले कितने गमगीन होंगे। आजकल तो घर वालों के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता, बहुत फोन पे ही बात होती है आते जाते रास्ते में। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, मैंने क्या बताया, इंपेयरमेंट है नहीं, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। जी, ओपनिंग। अच्छा, एडिशंस में ना जरा दो अलग अलग, परचेस्ड और इंटरनली
जनरेटेड। भाई रात को कितने बजे सोए थे? रात को कितने बजे सोए थे? अभी आया हूँ, वो तो अलग मेरा इंडिपेंडेंट सवाल है। मैं पूछ रहा रात कितने बजे सोता थी? 10। मैं 1:30 बजे सो के आपके सामने खड़ा हूं ना। अच्छा अच्छा। IS-38 जो है वो कभी पढ़ा जिंदगी में? अभी रिसेंट में पढ़ा। गोल्ड मेडल इंशाल्लाह, वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आपको ही आ रहा है इस दफा? लेट्स सी। नहीं वो उम्मीद है तो बताओ, ऐसे लेट्स सी लुट्स सी कोई नहीं, वो पता होता है बंदे को कि यानी कि 95 तक आ जाएंगे नंबर। ओके, डिस्पोजल भी डालें। माशाल्लाह। तो बस IS-38 ही हम पढ़े हैं। IS-21 के 2 लेक्चर ले लिए जो पहले दिन हुए थे। तो एडिशंस में परचेज्ड को अलग शो करेंगे, इंटरनली जनरेटेड को अलग शो करेंगे। तो आपको पता चले कि IS-38 इधर आ गया दोबारा। कैसे पता चला? आईकैप से ईमेल आई? आईकैप से ईमेल आई? सोशल मीडिया? टच स्क्रीन वाला मोबाइल यूज करते हो? टच स्क्रीन वाला मोबाइल यूज करते हो? अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग पहले दिन ही इतना वार्म वेलकम हो गया मेरा। अच्छा जी, कॉस्ट बोलें, कॉस्ट। ओह मैन, 200 15। अच्छा जी, अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग? अच्छा जी, अब इस सवाल में जो काम की एडजस्टमेंट है वो सिर्फ यही है जो अब आ रही है, तो बाकी तो सारा आसान सा डेटा है। तो बताएं मुझे कि ये एडजस्टमेंट पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज कब शुरू हुई? ये एडजस्टमेंट पढ़कर आप बताएं कि अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज कब शुरू हुई। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस RS अंडर। जून 2015 तक खर्चा हुआ है 20 मिलियन का। माय डियर, मुझे बताएं, मैंने आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ होगा तो उस साल लैब पूरा साल खुली होगी या प्रोबेबली उससे कम? हो सकता है पूरा साल खुली हो सकता है उससे कम खुली हो। और प्रोजेक्ट जब क्लोज हुआ होगा उस साल भी उम्मीद है पूरा साल तो लैब नहीं खुली होगी, शायद नवंबर मई तक या जून तक या जुलाई तक प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो। तो जिस साल प्रोजेक्ट शुरू होता है और जिस साल प्रोजेक्ट खत्म होता है उस साल तो अमूमन पूरा साल लैब खुली नहीं रहती। हो भी सकता है पूरा साल खुली रहे, लेकिन जो दरमियान वाले साल हैं उसमें तो पूरा साल लैब खुली रहती है। मुझे आप ये बताएं, सिर्फ पहली लाइन पढ़ के 20 मिलियन तक की अंग्रेजी पढ़ के, कि ये प्रोजेक्ट पिछले साल कितना, इधर देखें, ये प्रोजेक्ट पिछले साल कितना अरसा चला? पिछला साल है ना ये जून 15, पिछला अरसा कितना साल चला? इधर लिखा नहीं हुआ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है ये सारी ही बुरी वाली डेवलपमेंट हो या सारी ही रिसर्च हो। अगर वो उसने अलग अलग करके देना होता तो फिर बताता कि कितना अरसा क्या हुआ। बस ये प्रोजेक्ट जून 15 तक, इस पे खर्चा कितना हो गया? 20 साल। तो प्रोबेबली ये सारा ही लास्ट ईयर का खर्चा है, बल्कि कंफर्म लास्ट ईयर का खर्चा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा हो। अप टू का मतलब ये होता है कि आज तक ये कितना खर्चा हो चुका है लैब में? 20 मिलियन। तो ये पिछले सालों का खर्चा है। आगे चलें, हमने एंट्रीज करनी होती हैं या नोट के अंदर एडिशंस की कॉस्ट डालनी होती है? एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ऊपर वाले पीरियड में एक्सपेंसेस कैसे इनकर हुए हैं? इवनली। इवनली का मतलब यह होता है कि अगर
एक साल में 12 लाख खर्चा हुआ है तो एक महीने में 1 लाख। अगर 3 लाख 3 महीने में खर्चा हुआ है तो कई दफा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता है, तो 3 महीने में अगर 3 लाख खर्चा हुआ है तो एक महीने में 1 लाख। इसको कहते हैं द कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली ओवर द अबव पीरियड। 30 सितंबर 15 को, अच्छा हमारे साल लैब कितना अरसा खुली रही और प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो गया? हमारे साल लैब कितना अरसा खुली रही? सिर्फ मार्च में हमने ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस पे खर्चा करना किया था ये बंद हो गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जब लिखा होता है ना अरसा, जब लिखा होता है ना अरसा, तो याद रखिएगा हम फिर चीज परचेज नहीं कर रहे होते। अगर खर्चे के साथ अरसा लिख दे तो चीज को हम इंटरनली जनरेट करें। देखिए पहली लाइन में कोई वाज़ेह तौर पे इंटरनली जनरेट का लॉस नहीं है। डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट लिखा होना चाहिए था। प्रोजेक्ट क्या क्या कहते हैं जो हमने इंटरनली जनरेट किया है या हम उसके अंदर ये कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी लाइन लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं चल रहा। तो जब भी इससे आ जाए ना कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी एक्सपेंसेस में अरसा बता दे, तो जाहिरी बात है फिर हम चीज बनी बनाई खरीद रहे हैं या बना रहे हैं? बना रहे हैं। ओके, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड, एक्सपेंसेस इवनली इनकर हो रहे हैं ऊपर वाले पीरियड में। ऑन 30 सितंबर 15, 30 सितंबर 15 को ये पता चला है जब प्रोडक्ट इज कमर्शियली वायबल, ये पता चल गया है कि प्रोडक्ट कमर्शियली वायबल है। कमर्शियली वायबल का मतलब है यानी मार्केट अब इसको एक्सेप्ट करेगी। इसको उल्टा करके पढ़ें, इसका मतलब है इससे पहले प्रोडक्ट कमर्शियली वायबल नहीं थी, इससे पहले प्रोडक्ट कमर्शियली वायबल नहीं थी। अब ये जो हमने पढ़ा था ना 6 क्राइटेरिया, उसमें आप इसको अगर खींच के लाना चाहें तो पॉइंट डी में ला सकते हैं कि अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट। इसकी मार्केट है या नहीं, तो कमर्शियली वायबल मींस मार्केट वालों ने इसको एक्सेप्ट किया या नहीं, तो खींचतान के इसमें ला सकते हैं, लेकिन कोई लाने की जरूरत नहीं। बस इस तरह की एक लाइन हर सवाल में दी होती है आई कैप में। इस लाइन का मतलब माय डियर ये होता है कि इस दिन से पहले वाले खर्चे को आई कैप चाह रहा होता है आप डालें एक्सपेंस में, और इस दिन के बाद वाले खर्चे को आप कहां डालें? कैपिटलाइज करें। अब मुझे ये बता दें कि हमारा प्रोजेक्ट क्या ये बुरी स्टेज चल रही थी पिछले साल? बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ था? 20 मिलियन। हमारे साल कितना खर्चा हुआ? 45 मिलियन। लेकिन कब तक? 31 मार्च तक हमारे साल 45 का खर्चा हुआ। अच्छा, प्रोजेक्ट बुरा ही चल रहा था सारा। अब रिसर्च उसने दी नहीं तो डेवलपमेंट ही चल रही होगी बुरी वाली, या जो मर्जी आप समझ लें। द प्रोजेक्ट बिकेम कमर्शियली वायबल ऑन 30 सितंबर, जुलाई अगस्त 30 सितंबर को कमर्शियली वायबल हो गया। तो इसके बाद ये जो 6 महीने का खर्चा है इसको हमने कहां डालना है? बोलें कैपिटलाइज करना है। अब हम करेंगे क्या? हम 20 को इग्नोर कर देंगे इस सवाल में, हमें एंट्रीज तो मांगी ही नहीं। हाँ, अगर एंट्रीज मांगी होती है तो आप एंट्री करते एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो पिछले साल की एंट्री है। 45 को डिवाइडेड बाय 9, 45 को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय 3 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हमारे से एंट्रीज नहीं मांगी। तो 45 को डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 करके पता चलेगा कि साइंसदानों को हमने तनख्वाह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने महीने की दी, ये हमें बात पता चल जाएगी। क्लियर? चले, पहले मुझे बताएं हमारे साल कितने महीने खर्चा हुआ, जरा पढ़ के बताएं दूसरी लाइन। हमारे साल कितने महीने खर्चा हुआ? 9 मंथ्स। एक्सपेंसेस वर इवनली इनकर्ड ड्यूरिंग द अबव पीरियड, ऊपर वाले पीरियड में एक्सपेंसेस इवनली इनकर हुए हैं। ऑन 30 सितंबर 2015, इनके बीच में जाके जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑन 30 सितंबर 15 इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल, न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम यकम अप्रैल 16। ये इधर से भी पता चल रहा था कि नया प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया है।
इस इंटेंजिबल से जो चीजें बननी थी अब बाजार में बन के बिकनी शुरू हो गई हैं। मे बी फॉर्मूला है, प्रोडक्शन प्रोसेस है कोई। And it is anticipated that it will generate cost saving of 10 million per annum for a period of 10 years. इस लफ्ज का मतलब बताता हूँ, cost saving 10 million का क्या करना है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें कि पिछले साल कितना खर्चा हुआ? 20, लेकिन पिछले साल भी कमर्शियली वायबल नहीं था प्रोजेक्ट। इस साल कितने महीने खर्चा हुआ? कितना? 45। इस साल कमर्शियली वायबल किस दिन हुआ? 30। तो जुलाई अगस्त सितंबर तक के खर्चे को कहां डाल दें? एक्सपेंस में। और 9 महीने के खर्चे को कैपिटलाइज कर दें, 6 महीने के खर्चे को कैपिटलाइज कर दें। चलें जी, वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1, 45 कितने महीने का खर्चा है? उस्मान को बुलाएं। 9 महीने का। हमें कितने महीने का खर्चा चाहिए? 6 मंथ्स। जी जवाब? अब मुझे बताएं, ये 30 का खर्चा मैं परचेज में डालूं या इंटरनली जनरेट में डालूं? इसका नाम क्या रखें? प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोजेक्ट रखते हैं, जो भी रखते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस। कितना? 30। बाकी डेटा को इग्नोर करना है, हमें कोई एक्सपेंसेस की एंट्रीज नहीं मांगी हुई उसने। चले आगे। अच्छा, उसके बाद सवाल में लिखा हुआ है नोट्स IS-38। ओहो, वो मुझे बताना था बच्चों को। लाइन इधर कैमरा जी, किस किस को चाहिए नोट्स? और अगले 2 लेक्चर्स के सवाल कॉपी करा के लाके दो मुझे जल्दी से। 2-3 लेक्चर्स के करवा के ला दो। और बुक्स उसे ईद वाले से जरा पूछो, बुक्स ही भेज दे सबके लिए। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम यकम अप्रैल 16 एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन पर एनम। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कॉस्ट सेविंग करके देगा 10 मिलियन पर एनम। तो ठीक है, कॉस्ट सेविंग करके देता है 10 मिलियन पर एनम। हमने कॉस्ट सेविंग की बेस पे अमोर्टाइजेशन नहीं निकालनी। अमोर्टाइजेशन किस कई दफा होता है, इतनी सेविंग इस साल करोगे, इतनी सेविंग इस साल करोगे, तो उस बेस पे अमोर्टाइजेशन निकालें। हमने वो नहीं निकालनी। सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट है पॉइंट नंबर 6 में कि IEL यूजेस कॉस्ट मॉडल एंड अमोर्टाइज देम ऑन स्ट्रेट लाइन बेस। अब एक चीज अगर स्ट्रेट लाइन बेस पे फायदा दे रही है तो आपने उसमें ये नहीं देखना कि ये कितनी कॉस्ट सेव करके दे रही है या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रही है। ये भी एक मेथड होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये नहीं देखना कितनी कॉस्ट सेव करके दे रही है या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रही है। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि इसकी लाइफ कितनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ पे डिवाइड। तो लाइफ इसकी कितने ईयर्स है? 10 ईयर्स। जी बताएं। 30। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि किस दिन प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हुआ था? यकम अप्रैल 16 को। तो फिर हमने कितना अरसा इससे यूनिट्स बनाए? अप्रैल, मई और जून। 3 महीने की अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। जी 0.75, 0.8 भी लिख सकते हैं इसको। संडे तो दूर की बात, मेरा तो ख्याल था आप लोग IS-38 के बारे में कहेंगे एक ही दिन 8-10 घंटे बुला के इसको खत्म करवाएं ताकि बाकी टॉपिक। अच्छा हाँ, संडे ऑन होगा कल वाला सिर्फ, क्योंकि आगे ईद की भी 4 छुट्टियां बच्चे करने करनी है, अजीब बच्चे हैं। हाँ, उसके बाद संडे नॉर्मल ऑफ हुआ करेगा हमारा। ये तो सिर्फ संडे की बात है। हाँ जी, देख लेंगे सोचता हूँ। पॉइंट नंबर 3, पहले ही 15 दिन काम है। आपने लेक्चर 1 नहीं लिया ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। पहले ही 15 दिन काम है इस सफा। अच्छा, बस लिया ही था बस। पॉइंट नंबर 3, ऑन यकम अगस्त 2015 IEL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its existing accounting software. Now where is existing accounting software? ये इसकी कॉस्ट कितनी थी? 80। इसकी कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन 48। ये 48 कब तक की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन है? डिस्पोजल के दिन तक की या साल के शुरू तक की?
साल के शुरू तक की, और इसकी लाइफ क्या थी 5 years। ऑन जकम अगस्त 2015 IEL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्वायर ERP सॉफ्टवेयर व्हिच वुड रिप्लेस, जो करेगा रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट या परचेज्ड, एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू परचेज, यानी अभी परचेज नहीं किया, अभी एग्रीमेंट करके मैं परचेज करूंगा। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल जकम अप्रैल 16, और नया सॉफ्टवेयर जकम अप्रैल 16 को मैंने परचेज कर लिया, ऑपरेशनल हो गया। हो सकता है उनको सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगाओ, लेकिन वो लोग जनरेट कर रहे होंगे, मैं तो जनरेट नहीं कर रहा ना, मेरे लिए तो ये परचेज्ड है। आप बताएं मैंने किस दिन एग्री किया था खरीदने को, यकम अगस्त, फिर हो सकता है उनको बनाने में चीज टाइम लगाओ, ठीक है। तो आपने कई दफा बनी बनाई चीज भी लेनी हो तो अगले को बनाने में टाइम लगता है, आप तो उसे परचेज कर रहे होते हैं। जैसे शादी आती है तो 2 महीने पहले ही फर्नीचर का ऑर्डर हो जाता है, तो वो फर्नीचर वो बाद में शादी के 4 दिन बाद डिलीवर कर रहा होता है। भाईजान सॉरी भाई मंजीत, अच्छा द न्यू क्या फर्क पड़ता है यार, मंजीत जबरदस्त चीज है। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल जकम अप्रैल 16, नया सॉफ्टवेयर यकम अप्रैल 16 को ऑपरेशनल हो गया। तो यकम अप्रैल 16 हमारे साल खत्म होने से 3 महीने पहले की बात है। IEL इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। ERP सॉफ्टवेयर जो हमने लिया है इसको क्या कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, चलें जो भी है नाम से क्या फर्क है। तो हमने सॉफ्टवेयर, इसका ऊपर हेडिंग तो सॉफ्टवेयर ही रहेगी ना। तो एक हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था कि ये नया सॉफ्टवेयर है ERP सॉफ्टवेयर। परचेज प्राइस है इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स, और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हमेशा एक्सपेंस में जाएगी। स्टाफ ट्रेनिंग पे हमारा असल में कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये हमेशा कहाँ जाती हैं, एक्सपेंसेस में जाती हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस तो ठीक है इंप्लीमेंट करने के लिए, इनको डाल दें आप, कैपिटलाइज कर दें। अच्छा जी, एक दफा सवाल आया था कि खरीदने से पहले चूज करने के लिए कंसल्टेंसी दी है किसी को, उसको एक्सपेंस में डालना है, क्योंकि वो तो बस एक चूज करने के लिए कंसल्टेंसी देना, मशवरा लोगों से ले रहे हैं क्या खरीदूं क्या खरीदूं। असल में जो खरीदी हुई चीज होती है ना, उसके ऊपर फिर जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको कैपिटलाइज करते हैं। बहरहाल जब वो सवाल आएगा तो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। हमारी कोशिश होगी बस ये ईद से पहले पहले, ईद के फौरन बाद अगले दिन लीज शुरू करना है, ईद से पहले पहले IAS 38 सारा फारिग कर दें, चाहे आप तरावी के बाद आए, हमें इससे क्या, चाहे सहरी के बाद आए। कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ERP आर 5 million। ERP software has an estimated useful life of 15 years। ERP की लाइफ 15 years है, नए वाले की लाइफ कितनी है 15 years। चलें पहले नए वाले की कॉस्ट निकाल लें, नए वाले की कॉस्ट। अच्छा सेल्स टैक्स को अजम्पशन अब आप ले सकते हैं कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अभी मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि सेल्स टैक्स क्या है, नॉन रिफंडेबल। तो नॉन रिफंडेबल एज्यूम करते हुए इसको मैं एसेट की कॉस्ट में डाल रहा हूं। अगर रिफंडेबल होता तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो पेपर में लिख भी देते हैं, इधर हम लिख भी देते हैं वर्किंग्स करते हैं। न्यू सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एज्यूमिंग सेल्स टैक्स इज, जब अजम्पशन ही लेनी है तो फिर आसान वाली लें, यानी कि बस पड़ा हुआ कॉस्ट में तो पड़ा रहने दें। जी बोलें कॉस्ट कैसे निकलेगी, 115 जमा इज इक्वल टू 120। कोई ऐसी हेडिंग्स बनाने की अब जरूरत नहीं, परचेज प्राइस, कंसल्टेंसी चार्जेस, सिंगल अंडरलाइन, टोटल, डबल अंडरलाइन। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन बेहतर है दोनों की, अलग अलग निकाल लें। अमोर्टाइजेशन बेहतर है दोनों की, मतलब इकट्ठी निकाल लें, एक ही वर्किंग में निकाल लेंगे। अच्छा अब बताएं कि IEL expects to use it for a period of 10 years। ये सॉफ्टवेयर कितना अर्सा साथ देके जाएगा, 15 साल। लेकिन हमारा क्या ख्याल है कि हम कितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे, 10 साल। तो आप बताएं हम अमोर्टाइज किस पे करें, 15 साल पे करें 10 साल पे। भाई जाहिर बात है मैनेजमेंट की इंटेंशन देखी जाती है, यूजफुल लाइफ में क्या देखी जाती है, मैनेजमेंट की। तो आपकी इंटेंशन 10 साल है, हाँ वो चीज अपनी जात में 15 साल फायदा देखी जाएगी, लेकिन आपकी नीयत कितने साल इस्तेमाल करने की है, 10 साल। द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम फारग
ये रिडंडेंट हो गया एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हमारे किसी काम का नहीं रहा। जी आप मुझे ये आप बताएं कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की किस दिन डिस्पोजल रिकॉर्ड करूं, किस दिन उसको डिस्पोजल रिकॉर्ड करें? वही 31 मार्च 2016। जाहिर बात है पुराना नया सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हुआ है 1 अप्रैल, तो अब ये द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट ऑन, लिखें ऑन कब? ऑन 31 मार्च 16 ही लिख लें या ऑन 1 अप्रैल 16 लिख लें, जैसे भी लिखना है। भाई आप भी सफा निकाल लो ये वाला। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बिकेम रिडंडेंट ऑन 31 मार्च 16, या जिसको आप 1 अप्रैल 16 भी कह सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। अब ये किसी इस्तेमाल का नहीं था इसलिए हमने इसको फारग कर दिया। अब मुझे बताएं कि हम ऐसे करते हैं आपके समझने के लिए, वर्किंग नंबर 4 में जर्नल एंट्री कर लेते हैं, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कर लेते हैं। हालांकि एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए बेचे हुए एसेट की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट तो उसकी अवेलेबल है, सिर्फ उसकी चाहिए अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, इस जर्नल एंट्री करने से पहले एक काम बता दें, क्या कर लें? अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन और सॉफ्टवेयर ओल्ड वाले की कॉस्ट बैलेंसिंग, फिर गेन लॉस आ जाएगा। लॉस आ इधर आ जाएगा, बल्कि लॉस ही आना है क्योंकि रिडंडेंट हो गया। अच्छा, इससे पहले ना अमोर्टाइजेशन निकाल लेते हैं दोनों की। उसमें जो हमारे वाले की अमोर्टाइजेशन निकलेगी ना, उसको क्योंकि अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन में भी लेके जाना है, तो इसलिए बेहतर है कि दोनों की अमोर्टाइजेशन निकाल के रख लें पहले। तो अमोर्टाइजेशन बताएंगे, अमोर्टाइजेशन न्यू की और ओल्ड की। अमोर्टाइजेशन हमेशा क्या होती है? फॉर द ईयर। नोट में कौन सी अमोर्टाइजेशन जाती है? फॉर द ईयर। जी, कॉस्ट, लाइफ इंटू 3/12, 3। अच्छा, ओल्ड की कॉस्ट के लिए हमें सवाल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ओल्ड की कॉस्ट यहां दी हुई है, ये 80। लाइफ, जी 80 डिवाइडेड बाय इंटू 9/12। क्योंकि देखें 1 अप्रैल 16 को वो हुआ है ना, तो 1 अप्रैल 16 को होने का मतलब ये है कि वो फिर 9 महीने इस्तेमाल हुए हमारे साथ। जी 12। क्या सहरी में खाया? शर्मा गए, याद नहीं आ रहा। रोटी, पराठा, नान। सहरी में क्या खाया? अच्छा अच्छा, आगे चलें। अब मुझे ये बताएं कि रिडंडेंट हो गया ना, तो पुराना सॉफ्टवेयर बेच के कितने पैसे आए? 0। रिडंडेंट हो गया ना, रिडंडेंट हो गया मींस अनइंस्टॉल कर दिया बस। अच्छा, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन किस दिन तक की चाहिए होती है? साल के शुरू तक की चाहिए होती है या डेट ऑफ डिस्पोजल तक की चाहिए होती है? डेट ऑफ डिस्पोजल तक की। अब मुझे बताएं कि हमारे साल के शुरू तक कितना अमोर्टाइज हो चुका था? 48। और हमारे साल 9 महीने इस्तेमाल होकर पुराना वाला कितना अमोर्टाइज हुआ? 12। 48 पहले से हो चुका था अमोर्टाइज, 12 और हुआ, टोटल 60। और कॉस्ट कितनी थी? 80। तो 20 का क्या आ गया? लॉस। लेकिन इस लॉस का कुछ करना नहीं है क्योंकि हमारे नोट में क्या जाता है? सिर्फ नोट में क्या जाता है? सिर्फ, भाई एक कुर्सी जरा इधर भी मंगवा के रख दो, उन्हें कह दो।
हाँ, जिस जिस तरह की मर्जी मंगवा दो। तो बोले जी क्या जाता है? बेचे हुए एसेट की कॉस्ट जाएगी और बेचे हुए एसेट की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन जाएगी। कब तक की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन? डिस्पोजल की डेट तक की, डिस्पोजल की डेट तक की। अच्छा, अब एडिशन की एंट्री बताएं। एडिशन की जनरल एंट्री बताएं 120 की, पोस्ट करें ना यहां। इनटेंजेबल डेबिट, एडिशन की एंट्री बताएं। इनटेंजेबल डेबिट कितने से? 120 से। तो इस इंटेंजेबल का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर परचेज्ड। नेक्स्ट, ये एडिशन रिकॉर्ड हो गई। अब आप मुझे बताएं पुराने को किताबों से निकालने के लिए क्या एंट्री करें हम? कैश डेबिट वो छोड़ें, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट। ये डिस्पोजल के आगे आके ना इधर अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट। डेबिट का मतलब कम। पी एंड एल तो पी एंड एल में चला जाएगा। ये नोट में, असल में ये नोट में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एसेट का मूवमेंट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन की मूवमेंट। अच्छा, सॉफ्टवेयर को किताबों से निकाल लें। सॉफ्टवेयर क्रेडिट कितने से? 80 से। जब आप निकाल देंगे 80 माइनस 80 तो 120 वाला बच जाएगा बस। अब अमोर्टाइजेशन की एंट्री बताएं फॉर द ईयर की। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट इन पी एंड एल एंड अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट का मतलब होता है ये अकाउंट क्रेडिट। ये अकाउंट क्रेडिट का मतलब होता है इसमें बैलेंस बढ़ रहा है, बढ़ है। कितना हो गया अमोर्टाइजेशन? 15। तो अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। जब इधर एडिशंस आएंगी तो ऐड हुआ करेंगे, जब डिस्पोजल्स आएंगी तो लेस हुआ करेंगे। अमोर्टाइजेशन बढ़ाती है इस अकाउंट को और डिस्पोजल इस अकाउंट को भी कम करती है। अच्छा, इफ सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल एंड इफ सेल्स टैक्स रिफंडेबल, तो क्या एंट्रीज होंगी? अगर सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल है तो हमने क्या एंट्री की है? देखें इधर, इनटेंजेबल डेबिट कितने से? 120 से। और ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से? और कैश क्रेडिट पूरे 122 से। ये तो हमने अभी एंट्री की है क्योंकि जाके देखें हमने इंटेंजिबल को डेबिट किया हुआ 120 से। लेकिन इफ सेल्स टैक्सेस, हाँ, अगर सेल्स टैक्स क्या होता? रिफंडेबल होता, फिर क्या एंट्रीज होती? फिर क्या एंट्रीज होती? 115% पे पड़ा हुआ है तो मुझे 100% दे दो, क्योंकि उसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है तो ये फिर 115% पे है। तो ये 115 पे है, परसेंटेज लगाने की वजह से जरूरत नहीं थी हमें, बस डिवाइड बाय 115, जरा 100 ज्यादा अच्छा है। ये 115 पे है तो मुझे 100 दे दो।
और अगर ये 115 पे है तो मुझे 15% दे दो, वो कितना निकल आया? 15। अब क्या करते, इनटेंजिबल में 100 रुपया डाल देते, इनटेंजिबल में कितने रुपए डाल देते? 100 रुपए। और ट्रेनिंग एक्सपेंस में कितने रुपए डाल देते? 2 रुपए डाल देते। नजर आ रहा है उधर 2 रुपए 115 के नीचे। और रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 115 हो गया, इसमें से ये 100 इधर चला गया, 15 इधर चला गया। अब 2 रुपए, 2 रुपए को कहां डालने? अच्छा, 5 को भी कहां डालें? टोटल, फिर ऐसे एंट्री होती है। और कैश तो वही 122। तो ये वाली भी एंट्रीज कर लें जो मैं येलो से। लेकिन ये कब करते हैं एंट्रीज? जब गवर्नमेंट क्या कहती, ये सेल्स टैक्स मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। वहीद वाले से पूछो, कोई बुक्स नहीं? उन्हें को हमें कल की क्लास के लिए चाहिए बुक्स। ये क्वेश्चन तो नहीं है यार, ये वाला नहीं, नहीं ये वाला हमारा क्वेश्चन, हाँ ये कर लेते हैं, लेकिन ये वाला तो नहीं है। मतलब 5 छठा तो चलो है, 10वां नहीं है। चलो 15वां और बस ये 10वां रहने दो, ठीक है? मतलब ये सफा कॉपी ना कराना। पीडीएफ पे अच्छा बना लेता हूँ। हाँ, पीडीएफ दोबारा बना। नहीं नहीं, क्यों सर? वो ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं हमें एक्यूरेट बना के दो, फिर हम। हाँ, तो बस उसे कहना कि इसके ऊपर ये सफा कॉपी करने लगेगा, उसे कहना ना करें, तो पीडीएफ क्यों दोबारा बनाना है? वरना करवा देना, ये भी फिर कोई मसला नहीं। हाँ नहीं चाहिए, आज आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, खैर है। ओके डन, आगे चलें। बस ये ख़त्म करने हैं IAS 38 ये पेपरों तक, ये जो सॉरी ईद तक। अच्छा जी आगे चलें पेपरों तक। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/2016, 30/2016 के साल में IAL स्पेंट ₹10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड। IAL ने 10 मिलियन खर्च किए एक नया ब्रांड बनाने पे। यूजुअल लाइफ द ब्रांड इज 10 years। बताएं जी क्या करेंगे? तो हमने कल पढ़ा था कि अगर आप इंटैंजिबल को क्या कर रहे हैं, इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, तो फिर ये इंटैंजिबल नहीं होगा। ये तो ये हमने पढ़ा था कि अगर आप ब्रांड को इंटरनली जनरेट करें तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन इंटैंजिबल, इसको इंटैंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन इंटैंजिबल। अब नोट में क्या करें? नोट कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जिसमें उसने लिखा हो कि कोई किसी चीज को इग्नोर करें, ये करें वो करें। बस इग्नोर करने वाली चीजों को लिखें, ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं सवाल में, तो बस इग्नोर कर दें इस लाइन को। आखिरी दिनों में बच्चे पूछते हैं कि ये क्या मतलब है इसका, तो
क्या कहते हैं, इसको क्यों इग्नोर किया था, तो हाईलाइट कर लें, डेवलपमेंट खुद बना रहे हैं। बाकी ब्रांड्स पड़े हुए उनको मैं मोटाइज कर देता हूं, वो आप सही कह रहे हो, बाकी ब्रांड्स पड़े हुए। जब ये ब्रांड ही नहीं था तो फिर इसको लाइफ देके अमोर्टाइज करने की कोई लॉजिक ही नहीं थी। द लाइसेंस अपीयरिंग इन IAL बुक्स वाज इशूड बाय गवर्नमेंट। जो IAL की किताबों में लाइसेंस आ रहे हैं वो किसने इशू किए? गवर्नमेंट ने, और आमतौर पे गवर्नमेंट से लाइसेंस इशू करती है फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ये लाइसेंस गवर्नमेंट ने कितने अर्से के लिए इशू किया है? इनडेफिनेट पीरियड के लिए। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल नहीं, जब तक तुम्हारा बिजनेस है चलाओ इसको। बच्चों को ट्रांसफर कर दिया, पोतों को ट्रांसफर कर दिया, वो चलाएंगे। लेकिन यकम जनवरी 16 को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया लॉ। गवर्नमेंट नहीं आ गई, गवर्नमेंट ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया, अंडर विच एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर। अब कानून ये बन गया है कि नए लाइसेंस को 10 साल बाद आपने रिन्यू करवाया करना है। बोलें जी, अब कानून ये बन गया कि लाइसेंस को आपने 10 साल बाद रिन्यू करवाया करना है। अब मुझे आप ये बताएं, अगर मैंने लाइसेंस को उधर रख दें, अगर मैंने लाइसेंस को 10 साल बाद रिन्यू करवाया करना है तो इस बात का अब क्या मतलब है? अब मेरी लाइफ किस दिन खड़े होके 10 साल है। ये कोई चेंज इन एस्टीमेट टाइप चीज नहीं है कि आप कहीं साल के शुरू से इफेक्टिव लें और ये और वो। ये असल में ये है कि गवर्नमेंट का कानून आया कि यकम जनवरी 16 से यकम जनवरी 26 तक, यकम जनवरी 26 ही बनेगा मेरे ख्याल से, 10 साल, यकम जनवरी 16 से यकम जनवरी 26 तक ये लाइसेंस अब आपके पास है, उसके बाद खत्म। तो मैंने तो सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यूज किया ना फिर, तो मेरे ख्याल से इसकी अमोर्टाइजेशन ऐसे निकालेंगे। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? 6। अब उधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर देता हूं, हमारी वर्किंग्स कंटिन्यू हो रही हैं। वर्किंग नंबर 6, अमोर्टाइजेशन किसकी? कॉस्ट ऊपर दी हुई है, ऊपर दी हुई है 15। पहले क्या हमने कहा था? इनडेफिनेट वालों को अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन अब ये इनडेफिनेट नहीं रहा। यकम जनवरी से ऑनवर्ड्स ये इनडेफिनेट नहीं रहा, तो 15 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन ये तो हमें 1 साल की अमोर्टाइजेशन देगा। तो हमारा तो एक सॉर्ट ऑफ परचेज ही बन गई ना। जैसे मैंने यकम जनवरी को बाजार से कोई चीज खरीदी है, अब वो मेरे पास 10 साल है, पड़ी तो पहले से भी थी, लेकिन अब इसकी लाइफ 10 साल है जी। हाँ जी, कॉस्ट सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट होने से रिन्यूअल के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो आज हम पढ़ेंगे। कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो या इनसिग्निफिकेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक चीज इंटेंजिबल साबित हो गई तो वो इंटेंजिबल ही रहेगी, और इनटेंजिबल होने की वजह से इसकी अमोर्टाइजेशन का लाइफ से फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो लाइफ दी होगी उसी को यूज करना पड़ेगा। आप जरा सवाल दोबारा पूछो, जवाब देते देते आपका सवाल जेहन से निकल गया था। हाँ, रिन्यूअल की कॉस्ट तो है ही नहीं ना सवाल में, अब तो इसकी डिस्कशन हम क्यों करें? करते हैं अगले सवाल में। क्या? नहीं 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 नहीं, देखो रिन्यूअल जब रिन्यूअल होगी तो रिन्यूअल ऑप्शन देगा और रिन्यूअल ऑप्शन की कॉस्ट देगा। अभी रिन्यूअल की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो सिंपल उसने बताया हमारे पास एक लाइसेंस है, ये देख लें एक ही है, लाइसेंस, और इसकी लाइफ इंडेफिनिट थी। एक लाइसेंस है, और आज के बाद मैंने सोचा है कि वो लाइसेंस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन चेंज होने के बाद सिर्फ कितने साल मेरे पास साथ रहेगा? 10 महीने। तो इस साल 6 महीने साथ रहा अमोर्टाइजेशन। जी बोलें। लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन ओके जी। पॉइंट 7, फिर ईद के बाद अब जो पहली क्लास होगी हमारी, उसमें इंशाल्लाह हम फिर टेस्ट ले लेंगे IAS 21 का भी और IAS 38 का भी। IAS 21 तो वैसे ही 2 दिन पड़ा है। अच्छा, लाइसेंस हो गया, सॉरी पीछे बच गया बस एक चीज, ब्रांड जो ऊपर वाले पड़े में ना, उनकी भी तो अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है ना।
ये भी तो था ना सवाल में, नीचे और कुछ नहीं बताया हुआ। एक नया ब्रांड था लेकिन वो तो खुद बनाया था, बनाया हुआ ब्रांड तो इंटेंजिबल नहीं होता, लेकिन जो पहले से ब्रांड किताबों में नजर आ रहे हैं जिनकी कॉस्ट नजर आ रही है तो वो फिर इंटरनली जनरेट नहीं होंगे, ये पर चेज्ड वाले होंगे। इसको भी 200 को 10 से डिवाइड करना। ये तो वही है जो साल के शुरू में पढ़े हुए थे आप, अमोर्टाइजेशन में लिखते नहीं थे ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, तो ये ओपनिंग वाले हैं। ओपनिंग वाले कितने पड़े हुए हैं आपके पास? ये हमारी वर्किंग चल रही है जो मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा था, अभी इधर शिफ्ट कर दिए। अमोर्टाइजेशन ब्रांड, व्हाट इज ऑन ओपनिंग? 200, ओपनिंग है ही 200, डिवाइड बाय 10। जी कहाँ लिखेंगे ये? 20। जी करवाएं माय डियर। क्लोजिंग थर्ड। माइनस ना एंड पे लगा दें, एंड पे एक ही दफा सब पे, पहले जरा बस +40 +20 60, 48 +15 -60 3। 17 14 पॉइंट। जो लोग कल की क्लास में आए थे और आज नहीं आए, जरा घर में खड़े हो जाए। 2 मिनट के बाद बैठ जाइएगा, वीडियो पॉज कर दें बेशक, 120 सेकंड्स के बाद बैठ जाइएगा। क्या खाया था अफ्तारी में? पकोड़े? पकोड़े कितने पकोड़े खा लेते हो? 20? काउंटलेस। नहीं नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ये होता है कि हमने एक अंदाजा लगाया हुआ था वो बदला है, तो ये अंदाजा तो था ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट रेगुलेशन था कि लाइफ इंडेफिनिट है, और अब गवर्नमेंट कह रही है लाइफ 10 साल है। चेंज इन एस्टीमेट ये होता है जिसमें हम पहले एस्टीमेट लगाते हैं। अब ये कंफर्म है कि 10 साल बाद ये रिडंडेंट है, बस खत्म। अब अगर हमें दोबारा लाइसेंस खरीदना पड़ा तो वो देखेंगे क्या खरीदना है, रिन्यू की तो बात ही छोड़ दे, ये लाइसेंस रिन्यू तो हो ही नहीं सकता, रिन्यूअल होती तो फिर सवाल बताता कि रिन्यू करवाएंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल तो पूरा हुआ, लेकिन एंड के ऊपर जो सवाल में 3 लाइनें डालते होते हैं वो जरा डाल लें, वो इधर से देख के डाल लें, वो तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 7। ये नहीं है आपके नोट्स में, मैंने सोल्यूशन नहीं दिया हुआ आपको, वो मैंने बस अपलोड कर दिया हुआ है। डालें जी यूजफुल लाइफ। नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कौन सा है? 7 ये डालें सारी। मेजरमेंट मॉडल लिखें पहले, मेजरमेंट मॉडल। कॉस्ट 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 कॉस्ट, रिवैल्यूएशन मॉडल किसी का नहीं हम यूज करें।
यूजफुल लाइफ लिखें। इसकी क्यों 10 लिखी है ब्रांड की, इस सवाल में दी हुई थी। सॉफ्टवेयर की क्यों 10 लिखी है? ओ, नए वाले की लिखी है सिर्फ iCAM ने। बस ठीक है, चलें फिर पुराने वाले को ना लिखें, नए वाले की लिख दिया करें। ठीक है, कोई नहीं, एक्सेप्टेबल है। ये नए वाले की 10 थी, पुराने वाले की तो मेरे ख्याल से 5 थी। ये क्या है? लाइसेंस, लाइसेंस की तो अब 10 ही है ना, वैसे तो इनडेफिनिट थी, लेकिन अब तो 10 है ना। और डेवलपमेंट, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, इसकी भी 10। और अमोर्टाइजेशन मेथड सबके लिए कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 हैं हेडिंग्स, मेजरमेंट मॉडल, यूजफुल लाइफ और अमोर्टाइजेशन मेथड। ओके, नाउ नोट्स बांटें। अभी नोट्स को आप लोग बस साइड पे ही रखें, और ये मुझे देख के बताएं, ये कल वाले नोट्स में ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कल वाले नोट्स में क्वेश्चन नंबर 15 है, नहीं है आज वाले में है, देखें जरा अभी जो बांटे हैं इनमें है क्वेश्चन 15 अभी जो बांटे हैं। चलें जी, अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने, एक सेल्फ टेस्ट है, ये करना है। पहले ना एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज रिसर्च है और क्या चीज डेवलपमेंट है, इसको जरा डिसाइड कर लेते हैं, जो हमने कल वाली क्लास ली हुई है इसकी बेस पे। अच्छा जी, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, इधर आए जी। इसमें कौन सा पॉइंट है रिसर्च में, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स? माय डियर ये देखें, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हमने पढ़ा था कल यहां पे। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, ये पॉइंट डी है। ये किस में चला गया? रिसर्च नहीं, अभी अभी ना ये डिसीजन लेके ये एक्सपेंस है या ये एसेट है, रिसर्च वैसे तो एक्सपेंस में ही जानी है, लेकिन अभी मुझे ये डिसाइड करवा दे ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है, चीजों को मिक्सअप नहीं करना पेपर में, फिर डिसाइड करेंगे कि ये एक्सपेंस है या एसेट है। फिलहाल डिसाइड कराएं ये रिसर्च हो गई। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये क्या हो गई? डेवलपमेंट।
व्हाट इज दिस? डेवलपमेंट। अब जिन हजरात ने देखें जहां से भी पढ़ी हुई है FR1 सरोमैर से पढ़ी हुई है, तो फिर तो इसी तरतीब पे उम्मीद है पास पेपर होंगे किताब में, और नहीं भी पढ़ी हुई तो फिर हमने कोई चेंज नहीं की इस चैप्टर के अंदर, वरना फिर जिस भी टीचर से पढ़ी है पास पेपर तो आपके पास होंगे ही उन टीचर वाले भी, तो वे वहां से सवाल खोल लें अगर किताब 1-2 दिन बाद आनी है तो। पायलट प्लांट, पायलट प्लांट is also a development activity. C. C. Okay. अच्छा, ये अब आइए 16 टाइप चीज आ गई। फीस टू रजिस्टर लीगल राइट, लीगल राइट अपने नाम लगवाने हैं तो बस ये तो कैपिटलाइज होती है। बाकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है, और ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स में आगे उसने लिखा हुआ है कि NRV ऑफ 20 मिलियन, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताएं सैंपल बनाने की कॉस्ट IS 16 में भी क्या पड़ा था? एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। जब सैंपल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो सैंपल प्रोड्यूस करने पे जो खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। अब मिसाल के तौर पे आप दवाई बनाने के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आपने कुछ दवाइयां उसके लिए बनाई, वो दवाइयां बना के सैंपल्स को आमतौर पे लोग फ्री बांटते हैं, आमतौर पे सैंपल्स को लोग फ्री बांटते हैं। लेकिन IS 16 में भी लिखा हुआ था कि अगर आप सैंपल को बेचकर कुछ बदले में ले रहे हैं तो फिर नेट करेंगे। अब आप मुझे बताएं सैंपल्स को बनाने में मेरा आउटफ्लो कितना हुआ, मेरी जेब से पैसे कितने गए? 32। और सैंपल्स को बेच के रियलाइज कितना हुआ, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मींस रियलाइज हो गया, रियलाइज कितना हुआ? 20। इसको ना इन्वेंट्री की तरह नहीं देखना कि ये 32 रुपए की इन्वेंट्री है और 20 रुपए देके जाएगी, इस तरह नहीं देखना। इन्वेंट्री में यही देखते थे ना कि इन्वेंट्री बनी कितने की है? 32 की, और बेचते हुए देके कितने जाएगी? 20 की। इसको इस तरह देखा करना है कॉस्ट ऑफ सैंपल को कि सैंपल बनाए 32 के और बेच दिए 20 के। आमतौर पे सैंपल फ्री बेचे जाते हैं, लेकिन दुनिया में सैंपल सस्ते भी बेचे जाते हैं। तो सैंपल बनाए कितने के? 32 के। और सैंपल बेचेंगे कितने के, या बेच दिए कितने के? 20 के। तो मुझे बता दें सैंपल बनाने में खर्चे मेरे कौन से आए होंगे? 32 मिलियन से क्या मुराद है? 32 मिलियन में मैंने सैंपल बनाने के लिए दवाइयां खरीदी होंगी, उसका रॉ मटेरियल, उसकी शीशी खरीदी होगी, उसकी डब्बी खरीदी होगी, ये सारी सैंपल बनाने की कॉस्ट है, ये आई 32 मिलियन की। और फिर सैंपल कितने का बिक गया? 20 मिलियन का। तो अब बता दें सैंपल मेरा कितना फायदा मुझे देके गया, उल्टा नुकसान देके गया। 32 का आउटफ्लो और 20 का इनफ्लो। तो ये एक चीज है जो नई है, आप जरा जहन में रखनी है और समझनी भी है कि सैंपल बनाने की कॉस्ट नेट ऑफ वो कितना दे के गया हमें, दैट विल बी माय टोटल आउटफ्लो। तो 12 का आउटफ्लो होगा। अब एक चैलेंज है जो आप लोगों के लिए है, वो ये है कि आप ये सवाल पढ़ के आप जज करें कि कितना अरसा खर्चा हुआ और कितना अरसा आप कैपिटलाइज करेंगे। नीचे सैलरीज और ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं। ओवरहेड्स को भी यहां पर आप बाय डिफॉल्ट जरूरी खर्चे समझेंगे कि ओवरहेड इंटरनली जनरेट एसेट बनाने के लिए जरूरी है। अब एक टेबल सा बनाना पड़ेगा आपको जिसमें आप लिखने लग जाएं कि कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। कॉस्ट निकालें, लेकिन आप साथ साथ लिखें नाम, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है।
ओके अच्छा भाई, याद रखिएगा आपकी जो जहां प्रोडक्शन हो रही है लैब में, R&D में, तो खाली ये नहीं खर्चे हो रहे रिसर्च और डेवलपमेंट के, इसके साथ साथ साइंसदानों की तनख्वाहें हैं वो पे की जा रही होंगी, वहां बिजली इस्तेमाल हो रही होगी, ओवरहेड्स वगैरह होंगे, वो भी खर्चे होंगे। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट, अच्छा इन्होंने रिसर्च की नहीं, इन्होंने डायरेक्ट क्या शुरू कर दी, डेवलपमेंट। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑन यकम जनवरी 2020, इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड। हाँ, उसमें पहला खर्चा इन्होंने रिसर्च का लिख दिया, तो फिर ये रिसर्च ही है, अब ऊपर चाहे लेकर है कि डेवलपमेंट है, ये क्या है, रिसर्च। अच्छा, नीचे ये खर्चे छोड़ें। DL has also incurred directly DL has also incurred directly attributable salaries and overheads of 5 million and 1.5 million respectively in each month over the development period of new product. इसने 5 मिलियन और 1.5 मिलियन का खर्चा किया है पर मंथ। जब वो पर मंथ लिख देगा फिर इवनली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी खर्चा ही पर मंथ दे दिया। लेकिन ये खर्चा कितना अरसा होता रहा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओवर द, सो व्हेन डेवलपमेंट स्टार्टेड, यकम जनवरी, व्हेन डेवलपमेंट स्टार्टेड, यकम जनवरी को उनको व्हाइट कपड़े पहना के हमने लैब के अंदर डाल दिया होगा। The recording criteria of intangible was unluckily met very late on यकम अप्रैल 20। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इंटेंजिबल का कब मीट हुआ है, ये तो बहुत लेट मीट हुआ है। जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, तो मेरे ख्याल से एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वंस कमेंस्ड ऑन यकम नवंबर, और कमर्शियल प्रोडक्शन आपकी शुरू हुई है यकम नवंबर को। किस दिन लैब बंद हो गई, यकम नवंबर को। 31 वही अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को लैब बंद हो गई, यकम नवंबर को हमने उनको भेज दिया। अब 3 क्रिटिकल डेट्स हैं, ये और ये। इधर देखें, जनवरी से मार्च तक का खर्चा हम किस में डालेंगे, एक्सपेंस में, और अप्रैल से यकम नवंबर तक का खर्चा हम किस में डालेंगे, एसेट की कॉस्ट में। ये 3 डेट्स आपने ढूंढनी होती हैं। प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ, प्रोजेक्ट खत्म कब हुआ। नाउ व्हाट इज द डेवलपमेंट पीरियड, इट इज द डेवलपमेंट पीरियड। जाहिर बात है लैब तो खुली हुई है, लैब तो यकम जनवरी से खुली हुई है, इट इज द डेवलपमेंट पीरियड। इस डेवलपमेंट पीरियड को हमने स्प्लिट कर दिया 2 में, एक ये और एक ये। डन। व्हाट इज द टोटल डेवलपमेंट पीरियड, ग्रीन लाइन में देखें, व्हाट इज द टोटल डेवलपमेंट पीरियड, 10 मंथ्स। टोटल डेवलपमेंट 10 इज स्प्लिट इनटू 3 और 7। लेकिन किसी भी फिगर को डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 नहीं करना या 10 इंटू 7 नहीं करना। द रीजन, इसके फिगर्स ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ पर मंथ टाइप दी हुई है। ये वाली फिगर्स तो एग्जैक्टली पर मंथ दी हुई है, और ये कुछ 2-2 महीने की करके दी हुई है, तो इसमें कोई कॉस्ट ऐसी है ही नहीं जिसको मैं डिवाइडेड बाय 10 करूं, क्योंकि ये फिगर्स ऑलरेडी बताई हैं कब कब हुई। अब मुझे बता दें कि सवाल की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कॉस्ट, आपने कॉस्ट निकालनी है, एंड ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर। मेरे दिल में आ रहा है कि आप जो है वो अब पहली कॉस्ट से शुरू करें। इसको कहां डालना है, एक्सपेंस में डालना है। तो इसको अगर एक्सपेंस में डालना है तो व्हाट आई थिंक कि मेरे ख्याल से ना यहां से यहां तक आपने एक्सपेंस में डालना है और यहां से यहां तक आपने कैपिटलाइज करना है। मेरे ख्याल से ना साथ साथ शुरू कर दे डिस्कशन। जिसको एक्सपेंस में डालना हो उसकी रीजन लिखते जाएं। डिस्कस द रीजन फॉर इग्नोरिंग एनी अबव एक्सपेंडिचर इन कंप्यूटिंग द कॉस्ट। इसको कॉस्ट में निकालते हुए आपने इसको समझ लें, सवाल की 2 रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं।
आप लोग तो ऊपर नीचे करें, मैं आमने सामने कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले रीजंस, किस चीज की रीजंस देनी है? फॉर इग्नोरिंग एनी आइटम। नंबर 1, evaluation possible alternative is a research expenditure, so it is expensed, इसलिए इसको हम एक्सपेंस कर देंगे। ये रीजंस डालते हैं। रीजन, सो इट इज एक्सपेंस, रीजन इज इट इज रिसर्च, रीजन ये, और ऊपर जगह छोड़ दें ताकि कॉस्ट निकालनी पड़े जिनकी। आगे चलें। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। अच्छा, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स का खर्चा कब हुआ है? फरवरी से मार्च। अब आप देखें, जनवरी इधर है और जनवरी फरवरी मार्च के सारे खर्चे हमने कहां डालने का सोचा हुआ है? क्योंकि अभी इनटेंजेबल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा होने का मतलब है वो जो 6 क्राइटेरिया थे वो पूरा नहीं हुए। ओके, तो क्या लिख के आएंगे? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप। जरा देखिएगा मेरा फिक्रा एक मिनट। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप ऑफ रुपीज, ऊपर भी लिखना चाहिए था रुपीज कितने, ऑफ रुपीज 17 million incurred in February and March is expensed as recording criteria is of recording intangible of capitalizing intangible asset is not met in February and March, is not met, लिख दें आगे बेशक, is not met till यकम अप्रैल। यकम अप्रैल तक ये पूरा नहीं हुआ। डेवलपमेंट की वजह से इसको एक्सपेंस में डाल रहे हैं या बुरी डेवलपमेंट की वजह से एक्सपेंस में डाल रहे हैं? ओके, आगे चलें। अगला पॉइंट, पायलट प्लांट। पायलट प्लांट को हम कहां डालेंगे? पायलट प्लांट को कैपिटलाइज करेंगे। पायलट प्लांट अप्रैल मई जून जुलाई। अब अप्रैल मई जून जुलाई में क्या चल रही है? अच्छी डेवलपमेंट। अप्रैल मई जून जुलाई में क्या चल रही है? अच्छी डेवलपमेंट। वो तो नवंबर तक चलती रही है। अप्रैल मई जून जुलाई पायलट प्लांट का एक्सपेंडिचर। इसकी रीजन भी डालें या इसको बस इधर लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल पायलट प्लांट, बोलें जी। ओके, आगे चलें। क्या है आगे? फीस टू, अच्छा ये फीस टू रजिस्टर लीगल राइट में अगस्त से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसमें अगस्त क्या जो मर्जी डेट लिखी होती, इसमें 2 नवंबर की डेट भी लिखी होती, तो मेरा मशवरा था इसको आपने एसेट में डालना है, क्योंकि ये तो एक इस वजह से नहीं मैं इसको कैपिटलाइज करा कि ये रिसर्च या डेवलपमेंट है, ये तो एसेट अपने नाम लगवाने का खर्चा है, ये तो एक जेन्युइन खर्चा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं अपने नाम लगवाते हैं, तो ये तो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना ही होना है। फीस टू रजिस्टर लीगल टाइटल, जी बोले 15। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, ये कैपिटलाइज होती है, ये आपको बताया कैपिटलाइज होती है, वैसे भी 1 नवंबर तक, सिर्फ सैंपल के बाद में भी होती तो कर देते। जी बोले कॉस्ट ऑफ सैंपल्स हमेशा कैपिटलाइज होनी है। सैंपल में शीशी, उसके लिए रॉ मटेरियल, उसकी डब्बियां कितने की खरीदी 32, उनको बेचा कितने का या बेच कितने का सकते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू 20। सो व्हाट इज दिस, अभी तक ये सारे हमारे आउटफ्लो चल रहे हैं, 40 रुपए का आउटफ्लो है, 15 रुपए का आउटफ्लो है, 12 रुपए का भी आउटफ्लो है, असल में 32 का आउटफ्लो हुआ था और रियलाइज हुआ 20। जी नेक्स्ट, सैंपल से इनफ्लो ही को तो लेंगे ना, मतलब अच्छा अगर नेट इनफ्लो हो जाए, अच्छा वो चलो मैं देख के बता दूंगा, ठीक, आगे चलें जी। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बताइए क्या करना है ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट। मुझे तो ये वही लग रहा है कि ब्रांड इंटरनली जनरेट करना चाह रहे हैं, ब्रांड नाम बनाना चाह रहे हैं आप, ये मेरे ख्याल से वैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, ब्रांड बिल्ड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, वैसे भी यही लग रहा है कि इंटरनली जनरेट करना चाह रहे हैं कोई ब्रांड को, तो अच्छा वैसे मेरे ख्याल से आई कि आपको इसमें इंटरनली जनरेट ब्रांड की बजाय इसको एडवर्टाइजमेंट की लॉजिक लिख के इसको करना चाहिए, एक्सपेंस में डालना चाहिए, देखते हैं उसने क्या लॉजिक क्या लिखी है। मुझे ज्यादा, अब देखें अल्फाज वेग से होते हैं ना, वेग सा लफ्ज़ है, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ब्रांड बनाने का खर्चा, ये एडवर्टाइजमेंट टाइप खर्चा है। अमाउंट्स लिखी हैं हमने भी साथ साथ लिखी हैं, दिस इज सेलिंग कॉस्ट, हाँ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, वही वही रीजन लिखी है उसने। एडवर्टाइजमेंट को सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, चीज बेचने के लिए खर्चा किया। ओके, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज is X, being selling cost या लिख लें being advertisement in nature। नेक्स्ट, हाँ ये तो मेजर खर्चा है, डीएल इज ऑल्सो इनकर द सैलरी, ये 5 मिलियन की सैलरीज कब तक इनकर की हैं, कब से कब तक, over the development period। So what is the exact development period, this one। अब ये मजे की एडजस्टमेंट है, जाहिर बात है साइंसदानों को तो हमने 1 जनवरी से बुलाया हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च की डेवलपमेंट को कहां डालेंगे, एक्सपेंस में, और उससे अगले वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा जी, पहले जनवरी फरवरी मार्च, सैलरीज एंड ओवर हेड्स ऑफ रुपीज 15 million एंड 15 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने एंड रुपीज 4.5, सैलरीज एंड ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 15 एंड रुपीज 4.5,
relating to January, February and March will be expensed। और लॉजिक वही देखें लॉजिक वही, एज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन वाज ओनली मेट ऑन 1 अप्रैल, लॉजिक वही। एज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया was met on 1st April 2020। क्या किया भाई, आखिरी रोशनी की उम्मीद थी, ये भी खत्म कर दी है। खोलें जरा इसको, खिड़की खोलें फिर रोशनी आती है। आ रही है रोशनी? ओके जी, आप बताएं। सैलरीज और डेवलपमेंट पीरियड में हुए, जनवरी फरवरी मार्च को हमने फारिग कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं गिनेंगे क्योंकि जगह नवंबर लिखा हुआ था, इनटू 7 months एंड 1.5 इनटू 7 months जी। वन 2.5। ओके अब बनाओ दूसरा।